Hello students, how are you all? So today we are going to discuss the next topic, that is metadata, attributes and introduction to C Sharp. It's the topic from unit number 2 from the subject introduction to .NET. So मेटाडाटा बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि एक मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन होगी जो कि अपने पास इंफॉर्मेशन रखेगी डाटा अबाउट डाटा के बारे में। बेसिकली मेटा डाटा का मीनिंग होगा डाटा अबाउट डाटा। सो यहाँ पे जो लिखा भी होगा मेटा डाटा इज अ मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसोर्स और डाटा अबाउट डाटा। तो यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन अपने पास वो स्टोर करके रखती है, जैसे कि हमारे पास कंटेंट क्या है, किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप का फॉर्मेट है आपका, साइज क्या है आपके पर्टिकुलर कोड का, करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके डाटा सोर्स की, जो भी डाटा सोर्स आपका जिस भी टाइप का है। मीन्स अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बात करो या कोई भी अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो कहीं भी, और उस एप्लीकेशन में डाटाबेस का वर्क है या आपका फ्रंट एंड का वर्क है ओनली, या दोनों का वर्क है, तो वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डाटा से रिलेटेड होगी वो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेट क्या होगा, आपका साइज क्या होगा, कंटेंट का क्या डिटेल्स होंगी, उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स होती है वो हमारे पास होती है मेटा डाटा। सो मेटा डाटा इंक्लूड्स टाइप डेफिनेशन, वर्जन इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल असेंबली रेफरेंस और अदर स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन। मींस ये कुछ और आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे आपके पास कि किस टाइप जो टाइप डेफिनेशन है वो किस टाइप की है, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, जैसे कि हम लोग डॉट नेट पे वर्क कर रहे हैं या सी शार्प पे अगर वर्क कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो पे, सो वहाँ पे उसका वर्जन क्या है, क्या है उसके एक्सटर्नल असेंबली क्या है, और बाकी की जो भी उसके अंदर डिटेल्स होंगी फर्दर जो भी उस पर्टिकुलर टूल से रिगार्डिंग होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, डाटा अबाउट डाटा, दैट इज मेटा डाटा। सो उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट सी शार्प के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है कि मेटा डाटा को हम जो कोड्स वगैरह में जो भी हम लोग मेथड्स हैं आपके, कुछ असेंबली कोड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डाटा टाइप्स हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन सी शार्प टू डिक्लेयर information or metadata about various code elements such as methods, assemblies, properties, types, etc. एट्रीब्यूट्स आर एडेड टू द कोड बाय यूजिंग अ डिक्लेरेटिव टैग। कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको ऐड करना है अपने सोर्स कोड के अंदर तो हम उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, दो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। जहाँ भी आप लोग कोड लिख रहे हो वहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग यूज करेंगे, जो भी हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूज करना उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली डॉटनेट फ्रेमवर्क ने हमारे पास दो टाइप की एट्रीब्यूट्स हमें प्रोवाइड कराए हुए हैं। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड एंड द सेकंड वन इज कस्टम। तो कस्टम में बेसिकली जो अभी तक आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स के इन दोनों टर्म के बारे में पढ़ा भी होगा। प्री डिफाइंड मीन्स जो कि सारी की सारी ऑलरेडी डिफाइंड होंगी मेरे फ्रेमवर्क के अंदर, और कस्टम मीन्स कि आप अपने एंड पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपके पास। सो पहले आ जाते हैं इसकी प्री डिफाइंड पे। सो प्री डिफाइंड बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर द पार्ट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जो कि आपके पास BCLT या FCL है फ्रेमवर्क जो क्लास लाइब्रेरी है, जो कि सी शार्प का कंपाइलर सपोर्ट करता है, या जो भी आपके अंदर विजुअल स्टूडियो का जो टूल है या डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो उसकी क्लास लाइब्रेरी में जो भी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पास वो सारी की सारी आपके पास होंगी प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। अब जो आपके पास क्लास लाइब्रेरी है उसके अंदर कोई क्लास भी होगी, उस क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे कोई ना कोई मेथड्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग आवर ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करके उस पर्टिकुलर मेथड को या प्रॉपर्टी को वहाँ पे एक्सेस करते हैं। सो वो जो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यूजिंग सिस्टम डॉट, जो हमने कल नेम स्पेस में बात की थी, तो यूजिंग हमारे पास सिस्टम हमने वहां पे किया था, दैट मीन्स अब सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें वहां पे स्टेटमेंट डालनी है,
दैट मीन्स कि सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम मेरी क्लास हुई, कंसोल मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, और राइट लाइन या जो भी आपका वो हमारा जो है वो क्या हो गया, मेथड हो गया। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, मीन्स राइट लाइन जो फंक्शन है आपका या जो मेथड है वो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पास सिस्टम क्लास के अंदर, और हमें वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना है, कंसोल या जो भी है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसको यूज करेंगे। तो बेसिकली ये है आपकी प्री डिफाइंड। कस्टम एट्रीब्यूट्स में बेसिकली जिसमें भी मीन्स आप यूजर अपने एंड पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स। कैन बी क्रिएटेड इन सी शार्प फॉर अटैचिंग डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन टू मेथड्स, असेंबलीज, प्रॉपर्टीज, टाइप्स इन एनी वे रिक्वायर्ड। जो भी एक पर्टिकुलर यूजर को रिक्वायर्ड है वो उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड्स में, अपनी असेंबलीज के अंदर, अपनी प्रॉपर्टीज में, अपने टाइप्स में कोई भी चेंजेस वो कर सकता है। तो स्टेप्स यहाँ पे जो हमारे पास कस्टम जो है आपके पास कस्टम एट्रीब्यूट्स, अगर उसके अंदर हम लोग स्टेप्स देखते हैं तो वो कौन कौन से आएंगे आपके। फर्स्ट आपका डिफाइन अ कस्टम एट्रीब्यूट क्लास दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट एट्रीब्यूट। मींस हमारे पास एक ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पे एक क्लास दैट इज एट्रीब्यूट के नाम से एक क्लास है। उस क्लास के अंदर हमें अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स को ड्राइव करना पड़ेगा हमें उस क्लास से। अब जब क्लास से हम लोग उसको ड्राइव यहाँ पे करेंगे तो जो कस्टम एट्रीब्यूट होगा उसका क्लास नेम होगा, उसका कोई ना कोई यहाँ पे सफिक्स होगा जो कि हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। एट्रीब्यूट क्लास मेरा यहाँ एट्रीब्यूट जो मेरा क्या है, सफिक्स होगा। अब इस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करके जो हमने सफिक्स यहाँ पे क्रिएट किया है एट्रीब्यूट के नाम से, तो इस एट्रीब्यूट सफिक्स को यहाँ पे यूज करके सो हम यूज कर जो बाकी के हमें अपने जो कस्टम एट्रीब्यूट बनाना है हम उसमें फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर एंड एक्सेसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कस्टम एट्रीब्यूट क्लास। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास का जो भी है उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और जो क्लास हम जो कस्टम एट्रीब्यूट हमने क्रिएट किया है उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट्स की, कि एट्रीब्यूट्स कैन हैव आर्गुमेंट्स जस्ट लाइक मेथड्स, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा कैन हैव। जैसे हमारे पास हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर आप लोग पैरामीटर पास करते हो, तो एट्रीब्यूट्स के भी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कैन हैव जीरो और मोर। जैसे कि हमारे पास मेथड के अंदर हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट मेथड है, कोई भी पैरामीटर वहाँ पे पास नहीं हो रहा, तो वो उसी तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट्स के अंदर भी जीरो और मोर पैरामीटर हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। या तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम अपने एट्रीब्यूट्स में रख सकते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग नहीं नहीं रखेंगे अपने एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी पैरामीटर। एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड फ्रॉम कि सिस्टम डॉट एट्रीब्यूट मेरे पास ऑलरेडी क्लास है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे हम उन एट्रीब्यूट्स को इजीली यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने भी एग्जांपल की बात की थी कि हमारे पास एक क्लास थी सिस्टम डॉट कंसोल डॉट कंसोल वाली, उसके बाद जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी मेथड्स थे हम लोग यूज करते थे। तो इसी तरीके से एट्रीब्यूट की अपनी एक क्लास है जिसका कि क्या नाम है, सिस्टम डॉट एट्रीब्यूट। Different code elements such as method, assembly, properties type can have one or more attributes. अब हमारे पास आप जो भी हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, जो भी असेंबलीज यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज इवन यूज करते हैं, कोई भी डाटा टाइप आप लोग यूज करते हो, तो वहाँ पे आप लोग जो एट्रीब्यूट्स है वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट वहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास जब हम रन टाइम पे इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्शन कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटा डाटा ऑफ द प्रोग्राम बाय एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट एट रन टाइम। जब हम लोग रन टाइम पे कोड को रन करते हैं तो उस टाइम पे हम अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं रिफ्लेक्शंस वगैरह। तो ये तो आपका था एट्रीब्यूट्स और मेटा डाटा। इसके बाद आपके पास सी शार्प, बेसिकली पूरी जो आपकी है यूनिट नंबर 2, इवन 3 और 4, तीनों ही यूनिट में आपके सी शार्प से रिलेटेड ही आपकी प्रोग्रामिंग है। और सी शार्प से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आपको सी शार्प के सिंटेक्स स्लाइटली डिफरेंट है वीबी से और आपकी अदर लैंग्वेजेस से। सो सी शार्प हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, जैसा कि हमने 70 लैंग्वेजेस देखी है कि 70 लैंग्वेजेस को हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, तो उसमें से सी शार्प भी एक वही लैंग्वेज है। सो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि इन जनवरी 1999 हेजल्सबर्ग डेवलप्ड अ न्यू लैंग्वेज जिसको कि हमने बोला था कूल, और जो कि हमारे पास क्या था, सी लाइक। इसके जो जो कूल का जो फुल फॉर्म था वो यहाँ पे क्या था, सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
लैंग्वेज। सो कुछ ट्रेडमार्क रीजंस थे जिसकी वजह से इसके बाद में नेम चेंज करने के बाद इसको सी शार्प कर दिया गया, दैट इज सी हैश कर दिया गया, और द क्लास लाइब्रेरीज एंड ASP डॉट नेट रन टाइम हैड आल्सो बीन पोर्टेड टू सी शार्प। सो इसके कुछ जो हमारे पास जो ASP डॉट नेट के अंदर जो भी उसकी क्लास लाइब्रेरीज थी, जो भी इस टाइप के एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास मेथड्स थे, फंक्शंस थे जो लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफाइंड थे, वो सारे के सारे किस में पोर्ट कर दिए गए थे, सी शार्प के अंदर। सी शार्प आल्सो एडेड फीचर्स व्हिच डिफरेंशिएटेड इट विद जावा, like the link extension with C Sharp 3.0 with lambda expression support extension methods and enables types। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक लिंक है जो इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे पास जावा के अंदर ये फंक्शनलिटीज नहीं। लिंक जो है हमारे पास, बेसिकली ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक टाइप का ना लिंक प्रोवाइड कराता है, और ये हमारे पास दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करती है, दैट इज सी शार्प और VB के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई XML से कोई डाटा आपको लेना है, या आपको किसी और सोर्स से, किसी भी डाटा सोर्स से अगर आपको डाटा चाहिए, तो उसके साथ इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग लिंक के थ्रू। कोई भी क्वेरी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे और उस क्वेरी के थ्रू हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर लेते हैं अपने डाटा को। सो जो कि हमने लिंक की बात की, तो लिंक हमारे पास क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। L से आपका लैंग्वेज होगा, IN से आपका इंटीग्रेटेड होगा, Q से आपका हो जाएगा क्वेरी। बेसिकली जिस तरीके से SQL पे अगर आपने वर्क किया, तो SQL से जिस तरीके से हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं, तो ये सारा का सारा काम आपका यहाँ पे क्या होगा, लिंक के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ सी शार्प का। तो लिंक किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है, जैसे कि SQL के अंदर आप लोगों ने ना कोई भी क्वेरी रन की है, जैसे कि कोई भी आपके पास टेबल है, B से 6 है, मतलब उसके अंदर आप सभी बच्चों का रिकॉर्ड है, जिसके अंदर आपका नेम है, रोल नंबर है। तो जब आप लोग SQL की क्वेरी रन करते हो, तो वहाँ पे कुछ क्वेरी रन करते हैं, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PCA6, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, इस तरीके से। तो ये जो लिंक है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है कि टाइप से चाहिए वो वीडियो मैक्सिमम चाहिए, कोई भी एक्सएमएल से कोई भी टेक्सुअल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वो लिंक यूज कर लेते हैं, लिंक की हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड क्वेरी, क्योंकि एक सी शार्प में और VB के अंदर एक फैसिलिटी है, जिसकी वजह से कि हमारे लिए थोड़ा एक इजी टास्क हो जाता है डाटा को एक्सेस करना अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ लैंग्वेज एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी है आपके, कुछ एक्सटेंशन मेथड्स में जो भी जावा इन्वेस्टमेंट करती है, तो इस तरीके के सी शार्प सपोर्ट करती है। और यहाँ पे उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक सी शार्प की जो एक करेक्टरिस्टिक्स आपके पास फर्स्ट वो है सिंपल हमारे पास, दैट इज सी शार्प हमारे पास जो उसको सी शार्प हमारे सी शार्प के अंदर पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करती है हमारे पास। ठीक है, सो सी शार्प ट्रेड्स इंटर एंड बुलियन एज टू टाइप ऑफ डाटा टाइप्स, डाटा टाइप जो सपोर्ट करते हैं बेसिकली इंटर एंड बुलियन, तो कंसिस्टेंट देन आपके पास यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं, टाइप सेफ है, वर्जनेबल है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सेकंड आपके पास कंसिस्टेंट, तो सी शार्प हमारे पास सपोर्ट करती है ओनली वन रीजन टाइप विद नो लिमिटेशंस रेंज की, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं होती। इंटरऑपरेबिलिटी की वो तो कॉल आउट एनी नेटिव जो वहाँ पे एपीआई हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसी भी एपीआई को एक सर्विस टाइप की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराते हैं कि हम इजीली किसी भी एपीआई को इजीली कॉल आउट वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा मॉडल है, दूसरी तो ये बात की जाए लिंक के रिगार्डिंग है, गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्शन सिक्योरिटी रिलेटेड और रिलेटेड एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस के काफी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा भी प्रोवाइडेड किए हुए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जिस तरह भी कुछ लिख सकते हो अपने एंड पे वो लिख सकते हो, दैट इज एनकैप्सुलेशन है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है,
डाटा बाइंडिंग है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो वो आप डाटा बाइंडिंग है, मैसेज पासिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट जितने भी आप लोग लिख सकते हो तो वो सी शार्प सारे फंक्शंस को, सारी फंक्शनलिटीज को सपोर्ट करती है। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे इजीली ऐड ऑन कर सकते हो। टाइप सेफ है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने आपने जब प्रोग्रामिंग भी किया था तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमने अपने वेरिएबल को जब हमने वैल्यू एक्सेस करा था, कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराई थी, प्रोवाइड कराई थी हमने करली ब्रेसिस के अंदर, इधर 0 है 1 है इस टाइप से। तो वही चीज़ यहाँ पे कि सी शार्प इनकॉर्पोरेट्स टाइप मेजर्स लाइक dynamically allocated objects and arrays as are initialized to 0 and not allowing unsafe cast and overflow check during the arithmetic operators। तो आप लोग जब हमने प्रोग्रामिंग के जो यूनिट नंबर 3 और 4 में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखो हमने करली ब्रेसिस करके वैल्यूज प्रोवाइड कराई थी कि ऑब्जेक्ट के लिए भी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 के लिए या 3 के लिए कोई भी एडिशन किया था तो हमने वहाँ पे कुछ उसको वैल्यू दी थी। तो वो हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइप सेफ के लिए, हम टाइप सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए वहाँ पे यूज करना। दूसरा है हमारे पास एक वर्जन लेवल, तो सी शार्प सपोर्ट्स करती है वर्जनिंग ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड यूजिंग इट सो दैट द डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एप्लीकेशन आर अवेलेबल फॉर यूजेज। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द वर्जनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे हम लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की आपकी सी शार्प के बारे में, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में। तो आप लोग यहाँ से इसके बारे में जितना भी लिख सकते हो, दैट इज एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये चीज़ें आपने सी प्लस प्लस के अंदर भी, वीबी के अंदर भी, सी शार्प के अंदर भी, और इवन ओटीपी एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर भी आप लोग ये चीज़ें ही सेम चीज़ें पढ़ोगे। तो वो सारे की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिफाइन करते हो, बिकॉज सी शार्प भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कंसेप्ट्स को यूज करती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया मेटा डाटा और आपके पास एट्रीब्यूट्स। देन आज एक थोड़ा सा बेसिक कोर्स स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास सी शार्प के अंदर डाटा टाइप्स हमारे पास क्या कुछ है, सो दैट नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। तो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इट मींस वी मस्ट डिक्लेयर द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ये हमारे पास सारी लैंग्वेजेस के यही सिंटेक्स है कि हम लोगों को कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमें कोई ना कोई डाटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसी वही केस हमारे पास सेम यहाँ पे सी शार्प के लिए भी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए जस्ट यहाँ पे डाला हुआ है कि स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही कोई वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, उसमें वैल्यू डाल रखी है। फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखी है, उसमें वैल्यू डाल रखी है, ऐसे कैरेक्टर और बुलियन टाइप में। सो बेसिकली इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे वेरिएबल्स को सपोर्ट करती है, वैल्यू और रेफरेंस। इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीटली देखेंगे किस तरीके से। उसके बाद आपके पास ये जो हमने बात की सी शार्प डाटा टाइप्स में आपके पास कौन कौन से वैल्यू है, रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस मीन्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरीके से लिंक अप कराते हो, तो वो आपका रेफरेंस टाइप्स में आएगा। और वैल्यू टाइप्स में आपके पास जो भी नॉर्मल्स आप लोग यूज करते हो, इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, बुलियन है, इनम टाइप हो गया, स्ट्रक्चर टाइप हो गया, नलेबल हो गया, और आपके ये जो एक दूसरे से हम लोग जो लिंक करते हैं लाइक क्लास, एरे, इंटरफेस, डेलीगेट्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या है रेफरेंस टाइप में। तो इसके बाद ये आपका पास कुछ इनके साइज हैं जो हम लोग यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, तो इसको कवर अप भी करते हैं। दैट इज बाइट है, एस बाइट है, साइंड जिसको हम साइंड बोलते हैं, अनसाइंड है, और शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट और शॉर्ट। ये आपके पास रेंज होती है बाइट की, दैट इज 2 टू द पावर 8 की रेंज हमारे पास बाइट के लिए है, तो यहाँ पे 255 आ जाएगा, 0 to 255। उसी तरीके से एस बाइट अगर साइन बाइट है हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास 2 टू द पावर 8 करेंगे हम, माइनस ऑफ 2 टू द पावर 8, एंड तो कहाँ तक जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1 तक हम लोग यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। उसी तरीके से 2 टू द पावर 16 का जो फॉर्मूला लगा के हम लोग ये रेंज निकालते हैं, ऐसे ही अनसाइंड इंटीजर का 2 टू द पावर 16 से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं, और ये चीजें आप लोगों को पता भी है कि करेक्टर क्या है, करेक्टर कितने टाइप का डाटा स्टोर करता है, इंटीजर कितना स्टोर करता है, और फ्लोट कितना स्टोर करता है, ये सारा का सारा इसके अंदर है। ठीक है, तो बाकी का जो बचे हुए टॉपिक्स हमारे कुछ जैसे कि आपका ये है यहाँ पे पास बाय रेफरेंस, इनको हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, जितना भी होगा नेक्स्ट क्लास में
कोशिश करते हैं कि ये दो तीन प्रोग्राम आपके किसी तरीके से कंप्लीट हम लोग करा दें यहाँ पे। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया वो सिंपल टॉपिक था आपका। फर्स्ट वन मेटा डाटा, सेकंड एट्रीब्यूट्स, थर्ड आपके पास इवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ सी शार्प, एंड द लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी शार्प।